मैं अलेक्जेंडर से मिलने घर आ रही हूँ। ये कहकर अनिका ने रोहित को फोन पर ये नहीं बताया कि आखिर डीएनए टेस्ट रिजल्ट मैच हो रहे थे या नहीं। रोहित के दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। वो जल्द से जल्द जानना चाहता था कि आखिर अलेक्जेंडर को जन्म देने वाली माँ अनिका थी या रश्मि, मगर अनिका ने इस बात का खुलासा करने से पहले ही फोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। रोहित से अब ये सस्पेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी अचानक रोहित की नजर टेबल पर बैठे अलेक्जेंडर पर पड़ी। अलेक्जेंडर, जो अब तक पूरा केक खत्म कर चुका था, उसने अपनी हाथ में पकड़ी हुई चम्मच जोर से टेबल पर फेंकी। अलेक्जेंडर के तेवर देखकर रोहित का सर चकराने लगा था। रोहित नहीं चाहता था कि अलेक्जेंडर अनिका के सामने भी इतना रूड बिहेव करे, क्योंकि अगर अलेक्जेंडर और अनिका के बीच में कोई भी कड़वाहट आई तो ये उसके लिए फ्यूचर में मुसीबत बन सकती थी, खासकर तब अगर अलेक्जेंडर रश्मि का बेटा होता। मगर रोहित जानता था कि अलेक्जेंडर इतनी आसानी से मान जाने वाले बच्चों में से नहीं था। रोहित अलेक्जेंडर के पास बैठकर धीमी आवाज में अलेक्जेंडर से कहने लगा, देखो अभी एक आंटी आएंगी तुम्हें यहाँ मिलने। वो बहुत अच्छी हैं, काफी पढ़ी लिखी हैं। उनके साथ तुम जरा अच्छी तरह पेश आना। रोहित की ये बात सुनकर अलेक्जेंडर अपनी आंखें छोटी करके रोहित को देखने लगा। अलेक्जेंडर के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि अलेक्जेंडर को रोहित में कोई दिमाग खराबी नजर आ रही थी। अलेक्जेंडर ने अपनी दोनों हाथ हवा में उछालकर अपने आप को देखते हुए कहा, मुझे देखकर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं लोगों के साथ अच्छी तरह पेश नहीं आता? रोहित के पास अलेक्जेंडर के सवाल का कोई जवाब नहीं था। रोहित ने टॉपिक बदलते हुए अलेक्जेंडर से कहा, ठीक है, मगर तुम जरा सॉफ्टली बात करना, जैसे तुम्हारी उम्र के बच्चे करते हैं। अलेक्जेंडर ने पलटकर जवाब देते हुए कहा, आप चाहते हैं कि मैं बेवकूफों की तरह बात करूं, क्योंकि मेरी उम्र के बच्चे तो ज्यादातर बेवकूफी वाली बातें करते हैं। मगर माफ कीजिएगा, मैं इस तरह बात नहीं कर सकता। कभी कभी अलेक्जेंडर की ओर देखकर रोहित को मन होता था कि वो अलेक्जेंडर को उसी तरह डांट फटकार लगाए जिस तरह बचपन में शरारत करने पर वो आर्यन को फटकार लगाया करता था। मगर वो जानता था कि आर्यन और अलेक्जेंडर में काफी फर्क था। आर्यन को डांट पड़ते ही वो अपनी गलती मानकर अपने आप सही रास्ते पर लौट आता था। नन्ही सी रिया भी काफी शरारती थी, मगर कभी भी उसने शरारत करने में दूसरों की डिसरिस्पेक्ट नहीं की थी। मगर सामने बैठे अलेक्जेंडर की ओर देखकर रोहित को वो भरोसा नहीं होता था जो आर्यन और रिया को देखकर होता था। मगर अब रोहित ये बात भी अच्छी तरह समझ चुका था कि अलेक्जेंडर को ज्यादा समझाने का फायदा नहीं था। अगर उसका मूड और खराब हुआ तो हो सकता है वो रोहित का गुस्सा अनिका पर उतारे, जो रोहित कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रोहित ने टेबल पर पड़ी चम्मच की ओर देखकर नौकर को बुलाकर टेबल साफ करने को कहा। जब नौकर एक साफ कपड़े से टेबल पोंछने लगा तो अलेक्जेंडर ने अपनी पांव पटकते हुए नौकर से कहा, अगर मेरा दोस्त टॉमी यहाँ होता तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं होती। वो अपनी जबान से ही सब कुछ साफ कर लेता। अलेक्जेंडर की बात सुनकर नौकर चौंक कर अलेक्जेंडर की ओर देखने लगा। वो सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कौन सा दोस्त था जो जमीन पर गिरी केक चाट कर जमीन साफ कर देता था। भले ही रोहित ठीक अलेक्जेंडर के सामने खड़ा था, मगर हैरान नौकर ने अलेक्जेंडर से पूछा, ऐसा कौन सा दोस्त है तुम्हारा जो जबान से जमीन साफ करता है? अलेक्जेंडर ये सवाल सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर बाद अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए नौकर की ओर देखकर अलेक्जेंडर ने कहा, टॉमी मेरा दोस्त, मेरा कुत्ता है, अभी 3 साल का है। ये कहने के बाद अलेक्जेंडर फिर से जोर जोर से हंसने लगा। जैसी नौकर खाली प्लेट और चम्मच उठाकर कमरे से बाहर गया, अलेक्जेंडर के फोन पर रश्मि का फोन फ्लैश होने लगा। अलेक्जेंडर ने फोन उठाते ही कहा, कहो क्या काम है? रश्मि ने कांपती हुई आवाज में अलेक्जेंडर से पूछा, तुम अब तक निकले नहीं? तुमने कहा था तुम जल्दी आ जाओगे। क्या तुम्हें अब तक उन लोगों ने प्लेन में नहीं बैठाया? रश्मि तेज सांसें ले रही थी। रश्मि की आवाज सुनकर अलेक्जेंडर ने अपनी कान में उंगली डाल दी। रश्मि की हालत काफी खराब थी। वो जल्द से जल्द अलेक्जेंडर को दिल्ली में देखना चाहती थी ताकि चिराग और उसके आदमी रश्मि को खाना दें। इसी वजह से रश्मि की आवाज फोन पर काफी तेज हो चुकी थी। अलेक्जेंडर ने रश्मि की पूरी बात सुनने के बाद कहा, अरे मैं तो यहाँ पहुंच गया हूँ। अलेक्जेंडर की बात सुनते ही रश्मि ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा,
अगर पहुंच गए हो तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने तुमसे कहा था ना कि जैसे ही तुम दिल्ली पहुंचो मुझे इन्फॉर्म कर देना। अलेक्जेंडर ने इस बात का बड़ी एरोगेंटली जवाब देते हुए कहा, हाँ तो अब कर देता हूँ इन्फॉर्म, मैं आ गया हूँ, बस हो गई तसल्ली। रश्मि भी अच्छी तरह जानती थी कि अलेक्जेंडर के साथ आर्गुमेंट करने का कोई फायदा नहीं था। रश्मि ने अलेक्जेंडर से कहा, तुम प्लीज मेरे लिए खाना भिजवाओ, मैं 5 दिन से भूखी हूँ। रश्मि की आवाज फोन पर काफी तेज हो गई थी। आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो अब और ज्यादा भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अलेक्जेंडर ने अपनी कान से फोन को थोड़ा दूर करते हुए रश्मि से कहा, ठीक है लेकर आता हूँ। तुम तो टॉमी से भी ज्यादा तेज आवाज निकाल सकती हो। अलेक्जेंडर को रश्मि के साथ बात करते हुए सुनकर रोहित की घबराहट और ज्यादा बढ़ने लगी थी। जिस तरह से अलेक्जेंडर ने रश्मि से बात की थी उससे एक बात साफ थी कि अलेक्जेंडर सभी के साथ इसी तरह बात करता था, और हो सकता है अलेक्जेंडर अनिका के साथ भी इसी तरह का बर्ताव करे। फोन डिस्कनेक्ट होने के बाद अलेक्जेंडर ने फोन को वहीं टेबल पर रखा और रोहित की ओर देखा। रोहित की आंखों में आंखें डालकर अलेक्जेंडर कुछ सोचने लगा। अलेक्जेंडर को देखकर रोहित को ऐसा लगा कि अभी अलेक्जेंडर शायद रोहित से पूछेगा कि रश्मि कहाँ थी और वो उससे मिलना चाहता था। मगर तभी अलेक्जेंडर के मुंह से एक बात सुनकर खुद रोहित भी हैरान हो गया। अलेक्जेंडर ने रोहित से कहा, अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं कहाँ रहूंगा, मेरा कमरा कौन सा होगा, और सबसे जरूरी बात मेरे कमरे में क्या क्या होगा। शायद जिंदगी में पहली बार रोहित के साथ किसी ने इस तरह की बात की थी। अलेक्जेंडर और रोहित की बात अगर कोई सुन ले तो शायद उसे ऐसा लगे कि अलेक्जेंडर किसी होटल के स्टाफ के साथ बात कर रहा था और होटल के मैनेजर को एक अच्छा सा कमरा दिखाने का हुक्म दे रहा था। रोहित जानता था कि अब घर आए इस मेहमान की असलियत पता चलने से पहले रोहित को उसका हर हुक्म मानना होगा। इससे पहले कि रोहित नौकरों को बुलाकर अलेक्जेंडर को अपना कमरा दिखाता, मारवा हाउस के पार्किंग लॉट में अनिका की कार एंटर हुई। अनिका ने कार को तेजी से ब्रेक मारी और गाड़ी को बिना लॉक किए ही कार से उतरकर अंदर की ओर जाने लगी। पार्किंग लॉट में खड़ी गार्ड ने जैसे ही देखा कि अनिका तेजी से मारवा हाउस के अंदर जा रही थी तो वो लोग दौड़कर अनिका की कार के पास पहुंचे और कार का दरवाजा बंद किया। अब तक मारवा हाउस के सारे सिक्योरिटी गार्ड ये समझ चुके थे कि अनिका के आते ही सारे गेट खुल जाने चाहिए और अनिका को बिना किसी रोक टोक मारवा हाउस के अंदर आने दिया जाए। अंदर कमरे में बैठे रोहित को जब पता चला कि अनिका मारवा हाउस में दाखिल हो चुकी है तो उसके चेहरे की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ गई। रोहित के मन में घबराहट की 2 वजह थी। एक कि रोहित ये जानना चाहता था कि आखिर अलेक्जेंडर को जन्म देने वाली माँ कौन थी, रश्मि या अनिका, और दूसरी घबराहट अलेक्जेंडर का बर्ताव था। अलेक्जेंडर जिस तरह से बाकी बड़ों से बात करता था, अगर उसी तरह से अलेक्जेंडर ने अनिका के साथ बात की तो हो सकता था कि अनिका अलेक्जेंडर के साथ साथ अपना गुस्सा रोहित पर भी उतारे। वैसे अनिका बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी जो छोटी छोटी बातों पर अपनी बॉयफ्रेंड से नाराज हो जाए और उस पर चीखने चिल्लाने लगे। अनिका के गुस्सा करने का स्टाइल कुछ और ही था। अगर अनिका को रोहित की कोई बात पसंद नहीं आती थी तो वो कई कई घंटों तक, कई दिनों तक रोहित के साथ कम्युनिकेशन बंद कर देती थी। और अनिका की यही चुप्पी रोहित के मन में ज्यादा घबराहट पैदा करती थी। जब अनिका का नाम सुनकर रोहित अपनी जगह से उठकर तेजी से बाहर जाने लगा तो अचानक रोहित के कानों पर एक सीटी की आवाज सुनाई दी। रोहित ने जब हैरान होकर मुड़कर पीछे देखा तो अलेक्जेंडर अपनी जगह पर बैठा हुआ रोहित को देखकर सीटी बजा रहा था। रोहित ने हैरान होकर अलेक्जेंडर से पूछा, ये क्या कर रहे हो तुम? तभी रोहित की ओर देखकर एक आंख मारते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? क्या आपके घर में कोई टाइगर घुस आया है? ये कहने के बाद अलेक्जेंडर फिर से जोर जोर से हंसने लगा। इससे पहले कि रोहित अलेक्जेंडर को कुछ कहता या कुछ समझाने की कोशिश करता, रोहित ने देखा कि अनिका सीधे अलेक्जेंडर के कमरे में अंदर आ गई थी। पहले रोहित ने ये सोचा था कि वो अलेक्जेंडर को लेकर बाहर लिविंग रूम में अनिका से मिलाएगा, मगर शायद अनिका ने पहले नौकरों से पूछकर ये जान लिया था कि रोहित और अलेक्जेंडर कहाँ बैठे थे। अनिका को रोकना घर के किसी नौकर के बस में नहीं था। जैसे अनिका कमरे में आई, अनिका कुछ देर तक अलेक्जेंडर को देखती रही। अलेक्जेंडर अपनी ही धुन में यहाँ वहां देखता रहा।
अलेक्जेंडर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर अनिका से आंखें नहीं मिला रहा था। रोहित के दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। आखिर वो घड़ी आ गई थी जब अलेक्जेंडर और अनिका का आमना सामना होने वाला था। रोहित ने अलेक्जेंडर को इशारे से अपने पास बुलाया। पहले तो अलेक्जेंडर ने यहाँ वहां देखा और फिर अपने आप की ओर इशारा करते हुए रोहित से पूछा, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? रोहित ने अलेक्जेंडर को आंखें दिखाकर अपने पास आने का इशारा किया। अलेक्जेंडर अपनी दोनों हाथ हवा में उछालकर पांव पटकते हुए रोहित के पास आया। रोहित ने अलेक्जेंडर को कंधे से पकड़कर अनिका की ओर घुमाया और कहा, क्या तुम इन्हें हाय नहीं कहोगे? रोहित की आवाज सुनते ही अलेक्जेंडर मुड़कर रोहित को ऊपर की ओर देखने लगा और फिर अचानक ही अलेक्जेंडर ने रोहित से पूछा, क्या यही है वो टाइगर आंटी? अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर कमरे में मौजूद सारे लोग बिल्कुल शॉक हो गए। रोहित के साथ साथ आसपास खड़े एक दो नौकर भी अलेक्जेंडर की इस बात को सुनकर फटी हुई आंखों से एक दूसरे को देखने लगे। अनिका ने हैरानी से रोहित की ओर देखकर पूछा, टाइगर, ये मुझे इस तरह क्यों बुला रहा है? क्या तुमने इसे मेरा ऐसा इंट्रोडक्शन दिया है? इससे पहले कि रोहित इस बात का कोई जवाब दे पाता, अलेक्जेंडर ने अनिका की ओर देखकर कहा, हाँ, अभी अभी इन्होंने मुझसे कहा कि एक आंटी अंदर आएंगी। बिल्कुल टाइगर की तरह गुस्सा सवार रहता है उनके सर पर। अलेक्जेंडर की इस हरकत को देखकर रोहित के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बच्चा क्या चीज है। अनिका की आंखों में रोहित के लिए हैरानी और गुस्सा दोनों एक साथ नजर आने लगे थे। रोहित इस वक्त कुछ भी एक्सप्लेन करने की पोजीशन में नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही अलेक्जेंडर ने ऐसा बम क्यों छोड़ दिया था जिससे लगी आग को बुझाना रोहित के लिए बेहद मुश्किल था। मगर अलेक्जेंडर की बात सुनकर अनिका के मन में कहीं ना कहीं ये बात भी चलने लगी कि अनिका ने ये आवाज पहले भी कहीं सुनी थी। अलेक्जेंडर के बोलने का तरीका अनिका को कुछ जाना पहचाना लग रहा था। इससे पहले कि अनिका अलेक्जेंडर के साथ बात करना शुरू करती, अनिका का फोन रिंग होने लगा। अनिका ने देखा कि राजलक्ष्मी उसे कॉल कर रही थी। कुछ देर तक फोन की ओर देखने के बाद अनिका ने रोहित की ओर देखा। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका आंखों के इशारे से उसे क्या कहना चाहती थी।